स्टूडेंट कर सकता है, वो वेटिंग रूम में आ जाए। सही। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सबको आवाज आ रही है? ओके। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, आज सबसे पहले जो अभी 10 मिनट थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा। प्रीवियस वीक का एक रिकैप लेंगे। प्रीवियस वीक में जो हमने चीजें पढ़ी, बहुत बेसिक पढ़ी, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं अभी आपसे पूछूंगा। जी ठीक है, कोई नहीं, बस बस ठीक है, डिस्प्ले करवानी। ओके जी, सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट। कौन बताएगा कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? जी, एनीवन कैन हैंड रेज हैंड। कोई भी हैंड रेज करे जो बता सकता है, नहीं तो फिर मैं खुद से पूछूंगा। जी, जवेरिया ने हैंड रेज किया। जी जवेरिया, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सर कंट्रोल यूनिट एक्चुअली सीपीयू का एक पार्ट है जी, जो कि मैनेजर के तौर पे वर्क करता है और वेरी गुड। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे ऐसे आपने इसको मतलब डेटा को परफॉर्म करना है। वेरी गुड, इसके वेरी थ्री गुड। पार्ट्स होते हैं। ये नहीं, थ्री 3 पार्ट्स फंक्शन नहीं होते, 3 ये मेन टास्क फंक्शन परफॉर्म करता है। यस, मेन टास्क ही 3 परफॉर्म करता है। डेटा को फेच करता है, यानी उसे पिक करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है कि बेसिकली इसमें कहा क्या गया है। फिर अच्छा, एक नो बात उसे ये, से एक बात पिक। जहन में रखनी है, एक बात जहन में रखनी है, डेटा को फेच नहीं करता। डेटा को फेच करने की कमांड तो दे इंस्ट्रक्शंस सकता को है, ये इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है, और तीसरा काम क्या करता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अच्छा जी, उसके बाद इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस डेटा देती हैं, आउटपुट डिवाइसेस हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर डेटा किस फॉर्म में होता है? अच्छा जी, जवेरिया के अलावा कोई और बताए, कंप्यूटर के अंदर डेटा किस फॉर्म में होता है? जी, एनीवन? अरसलान जी। सर सर कंप्यूटर के अंदर डाटा सर कंप्यूटर सेंसिबल फॉर्म में होता है, और जब और वो कंप्यूटर हमें कंप्यूटर सेंसिबल फॉर्म क्या है? सर वो बाइनरी नंबर होते हैं 0 1 की सर। हाँ, 0 1 की शक्ल में होता है। ठीक है जी, और फिर बाइनरी जब सर डिजिट्स की हमें शक्ल में होता है। फिर जब सर हमें कंप्यूटर सर आउटपुट देता है तो वो सर हमें ह्यूमन सेंसिबल, हाँ, वो ह्यूमन सेंसिबल फॉर्म में देता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम बस क्या है जी? सिस्टम बस अरसलान के सर अलावा सिस्टम। कोई? नो नो, अरसलान के अलावा कोई और बताए जी। सर सिस्टम बस सर डाटा को सर एक मतलब डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरसलान, अभी आपका मैं माइक म्यूट कर देता हूं। अच्छा जी, अभी बताएगा सर, जरा म्यूट ऑल कर देते हैं। अभी एक क्वेश्चन बस ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है?
एक मिनट, मैं खुद पूछता हूँ। उमर अब्दुल्ला, उमर, आर यू देयर? उमर सर जरा देखिएगा, उमर अब्दुल्ला या कोई, मतलब ये जो मैं असल में चाह रहा हूं कि जो बच्चे एक्टिव नहीं ना, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें से किसी से पूछते हैं। अच्छा लीव कर गए, चले इससे करते हैं। यावर, यावर आप इस वक्त एक्टिव हैं? यावर आप बता सकते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में क्या फर्क है? जी यावर, 7 to 8। हाँ अच्छा जी सर, ये जरा कीजिए, खत्म, रेज कर। अच्छा जी, एनीवन? अरसलान अनवर देना चाहता है आंसर? एक मिनट। उसामा फयाज है, जवेरिया है, मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद आप आंसर दें। उसामा फयाज आप दें आंसर। सर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर जो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर होती है, जबकि बाकी सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं, उनके अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती, सिर्फ इनपुट और आउटपुट दी जा सकती है। और इसके अंदर मेन फ्रेम या मिनी फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग की पावर है वो पूरे बाकी सारे कंप्यूटर के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसके अंदर वेरी पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर भी यूज हो सकता है। सेंट्रलाइज के अंदर भी प्रोसेसिंग होती है और बाकी सारे के अंदर भी प्रोसेसिंग होती है। जबरदस्त, ठीक है ठीक है, वेल डन। ले जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब आज नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सीपीयू की टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था, सीपीयू की टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था, और पिछले लेक्चर में कुछ जी सर जरा इसको आप कीजिएगा, नहीं नहीं ऊपर की तरफ चलें जी। अब सर अब बहुत अहम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। सिस्टम बस से शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। बेसिक कंपोनेंट्स 3 बताए थे, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। अभी सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सिस्टम बस। तो सिस्टम बस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को लेकर जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। और ये यहां पे इसको बड़ा अच्छा एक वर्ड दिया है, इंफॉर्मेशन हाईवे। मतलब ये इंफॉर्मेशन हाईवे है, और फिजिकली ये क्या चीज है? वायर्स हैं जो कि डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और कंट्रोल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं। अब ये जरा तीनों पॉइंट समझने हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, ये भी आगे बता दिया। बंडल ऑफ टाइनी वायर्स, तो ये 2-3 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने। लेकिन अब मैं आपको 3 चीजें अहम बताऊंगा, इसको आपने नोट कर लेना है। सिस्टम बसेस जो होती हैं, इनका बुनियादी काम होता है कि ये डेटा को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस को भी कर सकती हैं, और तीसरा कंट्रोल सिग्नल्स को भी। तो इसलिए इन्हें डेटा बसेस, इंस्ट्रक्शन बसेस और कंट्रोल बसेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। डेटा बसेस का काम होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। इंस्ट्रक्शंस का काम होता है जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी
उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना, और कंट्रोल बसेस का काम होता है उनके जरिए से कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। आप थोड़ा सा फर्क समझें कि कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन है, और जब वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट तक पहुंच जाती है तो कंट्रोल यूनिट उसके मुताबिक जो ऑर्डर्स करता है उन्हें कहते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रैम। पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया था। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रैम के लिए अभी मैं 3-4 नाम अभी बोलूंगा। रैम को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी ये इसलिए कहते हैं कि इसके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। वो जो असल काम है कंप्यूटर का, डेटा को प्रोसेस करना, वो कंप्यूटर कर ही नहीं सकता विदाउट रैम। ठीक है, और हमने काफी डिटेल से पढ़ा था पिछले लेक्चर में भी कि डेटा को प्रोसेस तो सीपीयू नहीं करना है, लेकिन वो डेटा जब भी हम कंप्यूटर को देंगे वो होल्ड करके कौन रखेगा, वो रैम रखेगा। ठीक है जी, तो रैम को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अच्छा एक और मैं वर्ड यहां पे आपको समझाने के लिए, इंशाल्लाह आपको फिर याद रहेगा, एक्टिव मेमोरी। ये कंप्यूटर की एक्टिव मेमोरी है। मतलब जब हम कंप्यूटर काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा जो जिस मेमोरी को कंप्यूटर यूज कर रहा होता है वो रैम होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कंप्यूटर में कोई गेम खेल रहे हैं, यूजुअली आपने देखा होगा जब आप गेम स्टार्ट करते हैं, गेम के आइकन पे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आ रहा होता है लोडिंग। अच्छा, असल में वो जो आपकी गेम है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। गेम से मैं अब किसी और गेम भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके इसी तरह कंप्यूटर में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप चलाते हैं तो थोड़ा सा एक टाइम लगता है। गेम के दौरान तो वो आपको मैसेज भी शो कर देता है ना लोडिंग, क्योंकि वो जरा उसकी हैवी फाइल्स होती हैं और वो थोड़ा टाइम लेती हैं, वो हमें लोडिंग का मैसेज दे देता है। लेकिन अगर हम कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं तो शायद लोडिंग लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन तब भी उसका एक स्प्लैश स्क्रीन सी आ रही होती है और उतनी देर में उसकी फाइल्स जो है वो रैम में लोड हो रही होती हैं। यानी इसका मतलब है कि जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी इंस्ट्रक्शंस रैम में नहीं आ जाएंगी उस वक्त तक वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकेगा। तो बस ध्यान में रखना है कि रैम एक्टिव मेमोरी है। अगर कोई फाइल इस वक्त कंप्यूटर में ओपन है, अगर कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ओपन है, तो मस्ट है ये बात कि उसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहां पे होंगी, रैम में। एनीथिंग दैट इज एक्टिव इनसाइड द कंप्यूटर इज इन द रैम। मतलब कोई सॉफ्टवेयर एक्टिव है, आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इस वक्त आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे, 2 चला रहे होंगे। जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे होंगे वो इस वक्त एक्टिव होंगे, और कहां मौजूद होंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस कहां मौजूद होंगी, एक्टिव मेमोरी के अंदर। जो फाइल आप कंप्यूटर में चला रहे हैं, आपके कंप्यूटर में हजारों फाइलें हैं, लेकिन इस वक्त जो फाइल आपकी जिसको व्यू कर रहे हैं आप, जो एक्टिव है, वो किस मेमोरी में मौजूद होगी, रैम में मौजूद होगी। इसीलिए हम रैम को एक्टिव मेमोरी कहते हैं। ठीक है जी। वॉलेटाइल, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है वॉलेटाइल। आज मैं जानबूझ के कुछ पॉइंट्स आपको बुक से बता रहा हूं ताकि मतलब थोड़ा सा बुक रीडिंग भी आपको पता चल जाए। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक तो आपसे कुछ क्वेश्चंस ले लूं और आज कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बुक से बताऊं। वैसे जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी बता रहा होता हूं तो वो यही चीजें ही होती हैं, बुक से ही उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करके मैं पॉइंट्स बना के आपको बताता होता हूं। तो अभी जरा देख लेते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो है किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात समझनी है। रैम प्राइमरी मेमोरी है, एक्टिव मेमोरी है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, नन ऑफ द अबव, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसे कहना है ना तो ये स्टैटिक मेमोरी है, ना ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो चलें जी पहले ये समझते हैं कि वॉलेटाइल इसको क्यों कहते हैं।
वॉलेटाइल उस चीज को कहते हैं जो नॉर्मल सिचुएशन में अपनी हालत को बरकरार ना रख सके। ठीक है जी। एनीथिंग दैट कैन नॉट रिटेन इटसेल्फ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या नॉर्मल सिचुएशन, उस चीज को हम कहेंगे वॉलेटाइल। ठीक है। जैसे यहां पे अगर बाइक में या किसी भी चीज के अंदर पेट्रोल, उसकी टंकी के अंदर पेट्रोल होता है, तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी इसको बंद कर दो, ये एवेपोरेट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है पेट्रोल किसी जगह पे रख दें, या स्पिरिट होता है उसको किसी जगह पे रख दें, तो वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा, वो यानी अपनी हालत को रिटेन नहीं रख सकेगा। क्यों जी, समझ रहे हैं बेटा? तो इसी तरह मतलब ये जो पेट्रोल और अभी स्पिरिट की मैंने मिसाल दी, ये वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, यानी ये मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में अपनी हालत को बरकरार नहीं रख सकते, एवेपोरेट हो जाते हैं। मुबशिर, आपका मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी जरा अपने क्वेश्चन को नोट रखें। अच्छा जी, तो रैम जो है, रैम भी वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम भी नॉर्मल सिचुएशन में अपनी हालत को बरकरार नहीं रख सकती, मतलब ये उसको स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए। जिस तरह पेट्रोल को भी स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए कि वो क्लोज्ड कंटेनर में हो, यानी वो टंकी को जब हम बंद कर देंगे फिर उसमें पड़ा रहेगा पेट्रोल और एवेपोरेट नहीं होगा। बॉटल में स्पिरिट को, परफ्यूम को हम बंद कर लें तो फिर वो एवेपोरेट नहीं होगा, यानी वो फिर अपने आप को रिटेन रखेगा। इसी तरह रैम को भी एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए, और वो स्पेशल एनवायरनमेंट क्या है? रैम के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक रहता है जब तक कि कंप्यूटर की पावर जो है ऑफ नहीं कर देते, यानी जब तक ऑन रहेगी उस वक्त तक वो अपना डाटा रिटेन रखेगा, और जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, रैम में जो कुछ भी था वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया जी रैम का भी और सिस्टम बस का भी। आगे चलते हैं। उसके बाद है अगला हमारा टॉपिक है, बहुत अहम पॉइंट है, कैशे मेमोरी। अच्छा जी, क्वेश्चन ले लेते हैं जी। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे जी। क्वेश्चन कौन पूछना चाह रहा था? मुबशिर मेरा ख्याल था जी। एनीवन? हैंड रेज कीजिएगा जो क्वेश्चन पूछना चाहता है। मुबशिर इकबाल। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये रैम और हार्ड डिस्क में सर क्या फर्क है? रैम और हार्ड डिस्क में बहुत फर्क है। देखो, जहन में रखना है। पहला फर्क तो आपको ये बता देता हूं कि रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर ऑफ भी हो तब भी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा मौजूद रहता है, सेव रहता है, स्टोर रहता है। और लेकिन रैम में जैसे ही कंप्यूटर आप ऑफ करते हैं, रैम का डाटा सारा लॉस हो जाता है। पहली बात तो ये कि रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, और हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। दूसरी बात, रैम टेम्परेरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी है। तीसरी बात, रैम जो है वो प्रोसेसिंग के अंदर काम करती है, प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसर को सपोर्ट करती है, लेकिन हार्ड डिस्क का बुनियादी काम प्रोसेसिंग में सपोर्ट करना नहीं है। हार्ड डिस्क का काम सिर्फ यह है कि डेटा को स्टोर करके रखना। ठीक है जी, क्लियर? यस सर, थैंक यू जी। अच्छा जी, अभी बाद में लेते हैं अब क्वेश्चन बेटा। अब नेक्स्ट तरह टॉपिक देख लें। उसके बाद है कैशे मेमोरी। पिछले लेक्चर में भी जस्ट एक लाइन बताई थी कि कैशे मेमोरी का काम क्या है? स्पीड अप कर देना। मैंने ये कहा था कैशे मेमोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? रैम से सीपीयू तक डाटा के ट्रांसफर को क्या कर देना? स्पीड अप कर देना। ये बुनियादी काम है कैशे मेमोरी का। तो अब थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। The concept of caching involves storing recently used information so that it can be quickly accessed at later time. बस इसका बुनियादी मकसद क्या है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको क्विकली एक्सेस कर लिया जाए। तो मैं अभी एक छोटी सी
एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट अभी समझना है, याद होगा आपको। आपको याद होगा कि आपको समझाया था कि कंप्यूटर का सीपीयू डेटा जो प्रोसेस करता है, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन उसके पास आती कहां से है? वो डेटा और इंस्ट्रक्शन उसके पास आती हैं रैम से। अच्छा, अब रैम और सीपीयू के दरमियान रैम और सीपीयू, रैम से इंस्ट्रक्शंस आती हैं सीपीयू में। अच्छा, अब एक बात समझनी है अभी गौर से। रैम की सीपीयू तक डेटा पहुंचाने की स्पीड, रैम सीपीयू से बहुत स्लो मेमोरी है। जब रैम को कहा जाता है ना कि मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दो, डेटा दो, इंस्ट्रक्शंस दो, तो रैम से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक पहुंचती हैं, लेकिन रैम उसको बहुत स्लोली सीपीयू को प्रोवाइड करती है। अच्छा, सीपीयू के पास जैसे ही इंस्ट्रक्शन पहुंचती है, सीपीयू प्रोसेस करके रिजल्ट भी रैम को प्रोवाइड कर देता है, और उसके बाद वेट करता रहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। अगेन मैं वही बात कहूंगा, सीपीयू रैम को कहता मुझे डेटा और इंस्ट्रक्शंस भेजो, वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के पास आ गई, और सीपीयू बहुत फास्ट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इतना फास्ट प्रोसेस कर सकता है कि 1 सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू प्रोसेस कर सकता है। 1 सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सीपीयू के पास अभी वो इंस्ट्रक्शंस और वो डेटा पहुंचता है, और सीपीयू जो है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उसको प्रोसेस करके वापस रैम में भेज देता है, और फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा होता है, और रैम फिर वो इंस्ट्रक्शन भेजती है। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन आती है, फिर वो प्रोसेस करके भेज देता है। इस दौरान वो बहुत सारा टाइम सीपीयू आइडल रहता है। क्यों? ड्यू टू द स्पीड मिसमैच बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। ये बात जहन में रखनी है, स्पीड मिसमैच बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि अच्छा, रैम इतनी इस टाइप की बना दी जाए जो सीपीयू की स्पीड से मैच करे, यानी वो ऐसे मटेरियल से बनाए कि वो डेटा को बहुत जल्दी से, रैम के अंदर जहां भी डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, उसको बड़ी जल्दी से प्रोवाइड कर दे सीपीयू को। लेकिन जब ऐसा उन्होंने सोचा तो उन्होंने देखा कि इस टाइप की रैम बनाना तो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फिर उन्होंने एक नई टेक्निक सोची। फिर इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि कंप्यूटर, जितने की कंप्यूटर के बाकी सारे कंपोनेंट हैं, उतने की सिर्फ रैम होगी। तो ये आइडिया नहीं चला कि रैम इतनी जो है वो ऐसे मटेरियल से बना दी जाए कि जिसकी एक्सेस बहुत फास्ट हो जाए, और कितनी फास्ट हो जाए, जितनी तेजी से सीपीयू डेटा को प्रोसेस कर सकता है, यानी वो स्पीड मिसमैच जो है वो खत्म हो जाए। तो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा नहीं, एक और टेक्निक लगाते हैं, रैम और सीपीयू के दरमियान कहीं एक छोटी सी स्मॉल मेमोरी उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसको नाम दे देते हैं कैशे मेमोरी। अब कैशे मेमोरी के पास स्लो स्पीड से डेटा आता है, लेकिन कैशे मेमोरी रैम से बहुत फास्ट है, इसकी एक्सेस बहुत फास्ट है। तो कैशे मेमोरी
एक अच्छा चलो इधर ही कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बेटा वो जरा पेज मिस हो गया, चलें दोबारा से मैं बता देता हूं, बस एक सेकंड में ही लें जी। बस याद रखना है कि रैम और सीपीयू के दरमियान कैशे मेमोरी, ठीक है, रैम से स्लो स्पीड से डेटा कैशे मेमोरी में आएगा, लेकिन कैशे मेमोरी बहुत फास्ट वे में उसको क्या कर देती है, सीपीयू तक प्रोवाइड कर देती है, और फिर बड़ी तेजी से डेटा यहां से कैशे मेमोरी में चले जाता है और कैशे मेमोरी दोबारा उसको रैम तक पहुंचा देती है। तो बात यहां तक पहुंचती है कि जी रैम से सीपीयू तक डेटा पहुंचाने के अमल को जो है स्पीड अप करना जो है ना, असल में कैशे मेमोरी का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन शायद आपके जहन में आ रहा हो कि सर डेटा तो यहीं से ही लेके आगे सीपीयू तक पहुंचाना है ना, तो इसका जवाब यह है, असल में कैशे मेमोरी में दो बातें आपने जहन में रखनी है। कैशे मेमोरी ने वो इंस्ट्रक्शंस जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड और रिसेंटली यूज्ड, अगर आप ये दो वर्ड याद रख लें, रिसेंटली यूज्ड और फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डेटा को रैम अपने पास, सॉरी कैशे मेमोरी अपने पास क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है। जरा गौर से देखिएगा, रैम से कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पे आई, डेटा यहां पे आया और यहां से सीपीयू में चला गया। अच्छा, अब बहुत दफा कंप्यूटर को जरूरत होती है एक ही चीज को क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। अक्सर आपने कंप्यूटर गेम्स में देखा होगा कि कंप्यूटर गेम के ऊपर एक पीछे बैकग्राउंड आ रहा है और वो थोड़ी देर बाद वो बैकग्राउंड फिर रिपीट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम, अब जरा देखिएगा, डेटा और इंस्ट्रक्शंस यहां पे आई सॉरी, वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के पास चले गए, उसने प्रोसेस करके आगे रिजल्ट भेज दिया रैम में। अब थोड़ी देर बाद वही इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोबारा चाहिए, तो अब वो रैम से नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि कैशे मेमोरी ही उसको यहां से प्रोवाइड कर देगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है जी। रिसेंटली यूज्ड, या वो इंस्ट्रक्शन जिसको कैशे मेमोरी में एक दफा इंस्ट्रक्शन गई, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन, और उसकी बार बार जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको भी क्या कर लिया जाता है, वो यहां पे रख लिया जाता है, और इस तरह ओवरऑल इस प्रोसेस को जो है वो फास्ट कर दिया जाता है। ठीक है। लें जी, आगे चलते हैं। अब प्रोसेसर कैशे, अब जरा एक कॉन्सेप्ट समझना है। कैशे मेमोरी से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, हम अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे वो कर रहे थे प्रोसेसर कैशे की। अब ये इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर ने फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर अप्लाई किया। प्रोसेसर कैशे, फिर मेमोरी कैशे। अच्छा, थोड़ा सा फर्क समझ लेना, ये दोनों पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। मैंने अभी बताया था कि कैशे मेमोरी का बुनियादी काम है स्पीड अप करना कंप्यूटर के प्रोसेसर तक डेटा ट्रांसफर के अमल को, जो रैम से सीपीयू तक डेटा जाएगा। अच्छा, अगर ये कैशे मेमोरी रैम और सीपीयू के दरमियान लगी हुई हो तो इसे कहेंगे मेमोरी कैशे, और अगर ये प्रोसेसर के अंदर ही लगी हुई हो, यानी प्रोसेसर के अंदर ही एक मेमोरी हो जिसके अंदर वो वही मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड वही इस्तेमाल होना है। वो दो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कैशे से रिलेटेड, एक है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, और दूसरा है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। ये बुक में पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो कैशे से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आप आसानी से उसको समझ सकेंगे। तो सीपीयू के अंदर अगर मेमोरी हो तो वो, मिसाल के तौर पर सीपीयू के अंदर मेमोरी है, उसके पास कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शंस आई, उसने सीपीयू के रजिस्टर्स को दे दी, रजिस्टर्स ने प्रोसेस करके दोबारा वापस भेज दिया,
अब वो इंस्ट्रक्शंस अगर दोबारा चाहिए तो अब वो दोबारा इंस्ट्रक्शंस रैम से नहीं मांगनी पड़ेंगी, बल्कि सीपीयू के अंदर ही जो प्रोसेसर कैशे है वही उसको प्रोवाइड करती जाएगी। ठीक है जी। अगर सीपीयू के अंदर हो तो उसे प्रोसेसर कैशे कहते हैं, और अगर ये मेमोरी जो है कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के दरमियान हो, ठीक है जी, तो उसे हम क्या कह देते हैं, मेमोरी कैशे। ठीक है जी। ये प्रोसेसर कैशे से जरा फास्ट होती है और ये एक्ट एज अ पार्ट ऑफ रैम, अपने आप को ये शो ऐसे ही करती है ये रैम ही है। क्यों जी, जैसे मैंने आपको समझाया था कि रैम से डेटा लेकर, ठीक है जी, वो यूज करती है। उसके बाद है डिस्क कैशे। अगर हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर कोई मेमोरी इस तरह का काम करे, या हार्ड डिस्क का एक पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क, ठीक है जी, तो उसे हम क्या कह देंगे, डिस्क कैशे कह देंगे। वो हार्ड डिस्क की कैशे मेमोरी है। और आजकल एक कॉन्सेप्ट और भी बड़ा बहुत कॉमन है, इसकी छोटी सी आपको मैं मिसाल दे देता हूं। इंटरनेट के ऊपर आपने आईकैप की वेबसाइट ओपन की, जब आप पहली दफा अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो पहली दफा आपके कंप्यूटर पे आईकैप की वेबसाइट ओपन हुई है, और वेबसाइट के अंदर इमेजेस होंगे, कोई बहुत सारा टेक्स्ट होगा, ठीक है जी, कोई बैनर्स वगैरह लगे होंगे छोटे छोटे, तो वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। पहली दफा ओपन होने में वो टाइम लगेगा। अब होगा क्या कि हमारे कंप्यूटर का जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के जरिए से वेबसाइट ओपन करते हैं ना, वेबसाइट जिस सॉफ्टवेयर से ओपन करते हैं उसे वेब ब्राउजर कहते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स है, जैसे कि क्रोम है। तो वो क्या करता है कि इमेजेस, डेटा वो अपने पास थोड़ी देर के लिए, वही मोस्ट रिसेंटली, क्योंकि आपने वो वेबसाइट यूज अभी ओपन की और उसका कुछ डेटा उसने अपने पास रख लिया, अच्छा आप 10-15 मिनट बाद आप उसी वेबसाइट को दोबारा ओपन करते हैं, बंद कर देते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो उसके वो जो अभी रिसेंटली जो ओपन किया था उसके इमेजेस वगैरह अभी भी कंप्यूटर के अंदर पड़े होंगे, कंप्यूटर की रैम में, असल में वो रैम में ही होंगे। लेकिन ये अच्छा, ये जो है ये फिजिकल मेमोरीज हैं ऊपर, ये जो तीनों, और ये लॉजिकल मेमोरी है। असल में तो ब्राउजर के अंदर तो कोई मेमोरी नहीं होती, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर मेमोरी नहीं होती, फिजिकल मेमोरी रैम की ही यूज होगी, लेकिन ब्राउजर जो है वो यूज ब्राउजर के लिए होगी, इसलिए उसे हम कह देते हैं कैशे मेमोरी। मकसद क्या है कि जो वेबसाइट अभी आपने ओपन की उसके इमेजेस वगैरह को अपने पास स्टोर कर लो, और नेक्स्ट टाइम अगर ये पर्सन उसी पेज को ओपन करना चाहे तो उन पेजेस को दोबारा वेबसाइट से डाउनलोड ना करो, बल्कि वो तो हमारे पास पहले ही पड़े हैं, यहीं से प्रोवाइड कर दो। कॉन्सेप्ट वही है। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के ब्राउजर के लिए काम करे, और ब्राउजर के लिए के डेटा को जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हुआ है या जो रिसेंटली यूज हुआ है उसको अपने पास संभाल के रखे, उसे कह देते हैं ब्राउजर कैशे। इस पर्सपेक्टिव में कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, असल में डिफरेंस कोई पूछना चाहते हो, कोई भी बात पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हैं, एनीवन। 4 चीजें जो हमने पढ़ी, कॉन्सेप्ट चारों का एक ही है, ये ज़हन में रखना है, कॉन्सेप्ट इज सेम। जी, जवेरिया क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा अपना माइक क्लोज अपने करीब करें। सर ये जी सर, ये जो आपने ब्राउजर के बारे में बताया है जी, तो ये कितनी देर तक होल्ड करके मतलब रखती है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये हम ब्राउजर की सेटिंग में भी जाके कर सकते हैं, और समटाइम हम वो हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं तो तब कैशे मेमोरी से वो सारा डाटा चला जाता है, यानी ब्राउजर कैशे से चला जाता है। तो ये कुछ ब्राउजर की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए मैं कोई आपको स्पेसिफिक नहीं कहूंगा कि ये स्टैंडर्ड एक टाइम पीरियड होता है, वो ब्राउजर की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्राउजर की सेटिंग क्या है, और डिफरेंट ब्राउजर्स की अपनी अपनी सेटिंग होती है। लेकिन यूजुअली आमतौर पर आप जब एक दफा कंप्यूटर चला रहे होते हैं उस सेशन में तो वो डेटा स्टोर किए रखता है, बल्कि कई दिन तक भी स्टोर किए रखता है, डिपेंडिंग ऑन के आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और मेमोरी का साइज कितना है और ब्राउजर की सेटिंग क्या। ठीक है जी। लेकिन ये चीज जरूर आपने फील की होगी, पहले जब भी पहली दफा वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो स्लो ओपन होगी,
और अब बाद में जो सेकंड टाइम एक्सेस है और थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड, उसमें हमेशा वो जल्दी खुलेगी। और रीजन यही है ब्राउजर कैशे। अगर ब्राउजर कैशे ना हो तो फिर क्या होगा, हर दफा कांस्टेंट टाइम होगा, उतना ही टाइम होगा, उतने टाइम लेगी वो ओपन हो। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर जी, तनवीर, तनवीर जी, तनवीर क्वेश्चन पूछ लें। तनवीर, अच्छा जी। मोहम्मद कमर, मोहम्मद कमर क्वेश्चन पूछ लें, आपने भी हैंड रेज किया था। 725। सर प्रोसेसर कैशे और मेमोरी कैशे में फर्क बता दे जरा। जी, बस समझना है, प्रोसेसर कैशे और मेमोरी कैशे के वर्क में कोई फर्क नहीं है, काम में कोई फर्क नहीं है। बस जहन में रखना है कि अगर यही मेमोरी कैशे के अंदर, प्रोसेसर के अंदर लगी हुई हो तो उसे हम प्रोसेसर कैशे कह देते हैं या इंटरनल कैशे मेमोरी भी कह देते हैं। और अगर प्रोसेसर के बाहर लगी हुई हो, रैम के पास पास लगी हुई हो, जैसे मैंने वो डायग्राम में भी बना के बताया था, तो उसे मेमोरी कैशे भी कह देंगे, मेमोरी कैशे भी बोलते हैं और कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। मेमोरी कैशे और कैशे मेमोरी। लेकिन अगर प्रोसेसर के अंदर वही मेमोरी लगी हुई हो तो उसे कहेंगे प्रोसेसर कैशे। तनवीर, सर मैंने ये डिस्क कैशे का पूछना था सर जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था। डिस्क कैशे हमारे कंप्यूटर की हार्ड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यहां भी वही है कि अब डिस्क से भी तो हम बार बार फाइल्स एक्सेस करते हैं ना। हार्ड डिस्क है, मतलब मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स हैं, वो कहां पड़ी हुई होंगी? हार्ड डिस्क में। अभी तो कोई भी ओपन नहीं है, रैम में तो तब आएगी ना जब वो ओपन होगी। तो बहुत सारी फाइलें हैं, उनमें से कोई भी ओपन नहीं है, वो सारी की सारी डिस्क में पड़ी हुई हैं। तो डिस्क का भी एक पोर्शन होता है। डिस्क कैशे इज लार्जर still and describe the proportion of external system storage that is used for caching. For example, a typical disk cache for a 1 terabyte hard drive may be between 32 to 64 megabytes. अब थोड़ी सी बात समझ लें, ये हार्ड डिस्क का ही एक पोर्शन है, मतलब हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का एक पोर्शन डिस्क कैशे के तौर पर यूज होगा। एक फाइल है जो मैं बार बार कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से ले रहा हूं, तो डिस्क का ही एक पोर्शन होगा, वो अपने पास पहले से ही फाइल को क्या कर लेगा, वो जो मतलब मैंने अभी एक्सेस की थी तो वो उसमें ही पड़ी रहेगी फाइल। हालांकि उसकी एक कॉपी डिस्क एक्चुअल डिस्क के अंदर भी रहेगी, लेकिन डिस्क की जो कैशे मेमोरी है, डिस्क की कैशे मेमोरी उसके अंदर भी पड़ी रहेगी, क्योंकि मैंने अभी एक्सेस की थी। और वो थोड़ी सी नॉर्मल डिस्क से क्या होगी, फास्ट होगी, तो वो मुझे जल्दी से क्या कर लेगी, डेटा को प्रोवाइड कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ डिस्क के साथ है, इसका प्रोसेसर के साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। चलें जी, नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, मदरबोर्ड। अच्छा जी, मदरबोर्ड पिछले लेक्चर में भी आपको डिटेल से बताया था कि ये डिफरेंट एक कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी एंड पे अब मैं क्वेश्चन लूंगा, अभी तकरीबन हमारे 5-7 मिनट हैं, मैं एंड पे बेटा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है जी, उसामा फैयाज आपका भी क्वेश्चन लूंगा, जो दूसरे भी स्टूडेंट है उनका भी क्वेश्चन लूंगा आफ्टर 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, अभी 2-3 पॉइंट्स देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक है, असल में आज मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए भी काम देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आसान है। सबसे पहले कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड वाला टॉपिक आपने खुद पढ़ना है। ठीक है जी, इसके अंदर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहां पे शायद वो वर्ड दिया हो लेकिन पूछा जा सकता है, हाँ ये लिखा हुआ, ये मैं समझाऊंगा आपको। तो कीबोर्ड का टॉपिक आपने खुद पढ़ना है। कंप्यूटर को शुरू में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर को हम 4 किस्म का डेटा देते हैं, टेक्स्ट,
या न्यूमेरिक्स, जिसको हम सिंपली एक वर्ड से ही टेक्स्ट डेटा, यानी नंबर और टेक्स्ट को हम एक ही वर्ड से अगर हम बोल दें तो हम उसको कह देते हैं टेक्स्ट डेटा। तो एक तो हमारा जो है वो एक टाइप तो होगी टेक्स्ट डेटा, दूसरा मैंने आपको बताया था ऑडियो डेटा, तीसरा मैंने आपको बताया था इमेज डेटा, और चौथा मैंने आपको बताया था वीडियो डेटा। ठीक है, तो ये जो वो टेक्स्ट और न्यूमेरिक्स में जो डेटा कंप्यूटर को देना है वो हम कीबोर्ड के जरिए से देते हैं। ठीक है, इसको हम ज्यादा, कीबोर्ड तो आम आप कॉमनली यूज करते हैं तो इसमें खुद ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये एक पॉइंट मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा और पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छा, अगर हम कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, तो शायद मेरा ख्याल है ह्यूमन बॉडी पे शायद कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता और नोटिसेबल इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ज्यादा देर के लिए कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, जैसे जिनकी जॉब ही ये है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो काम कर रहे हैं, बार बार कीबोर्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, या गेमिंग वगैरह के लिए हमें बहुत ज्यादा वो कंप्यूटर के कीबोर्ड वगैरह को यूज कर रहे हैं, या कोई भी जो डिवाइस है यूजुअली अगर कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट आजकल एक नई रिसर्च कर रहे हैं और एक ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटिंग से और मुख्तलिफ, यानी आप कह सकते हैं कि वर्क स्पेस से रिलेटेड है, उसे कहते हैं एर्गोनॉमिक्स स्टडी। ठीक है, अच्छा, एर्गोनॉमिक्स क्या है असल में? इसके अंदर यह स्टडी किया जाता है कि कंप्यूटिंग इक्विपमेंट का ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, स्ट्रेस क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। और एर्गोनॉमिक से रिलेटेड जो रिसर्चर हैं वो इस चीज को स्टडी करते हैं कि कैसे कंप्यूटिंग इक्विपमेंट का ह्यूमन बॉडी के ऊपर इंपैक्ट जो है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, और फिर उस नेगेटिव इंपैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो फिर वो नए नए डिजाइन प्रपोज करते रहते हैं कि माउस ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका जो है स्ट्रेस जो है वो कम होगा। कीबोर्ड का डिजाइन ऐसा बना दें, अगर इस तरह का डिजाइन बना दें तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट जो है वो जो है नेगेटिव इंपैक्ट कम होगा। तो ये जरा देखिएगा, ये कीबोर्ड्स की शेप जरा देखिएगा, ये कोई स्टाइल नहीं बनाया हुआ, बल्कि कंप्यूटर साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं। ये एर्गोनॉमिक साइंटिस्ट जो है असल में, यानी जो कंप्यूटिंग के भी लोग स्पेशली इस फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज को देखते रहते हैं कि किस तरह से हम इस तरह का ऐसा डिजाइन बना लें कीबोर्ड का, थोड़ा सा इसके शक्ल को चेंज किया, स्टाइल को चेंज किया, और चेक किया कि ह्यूमन मसल्स के ऊपर इसका जो इससे जो स्ट्रेस आ रहा है, जो स्ट्रेन आ रहा है, वो क्या हो जाए, कम से कम हो। तो अभी अगर आप सिंगल लाइन में आप कहेंगे कि एर्गोनॉमिक्स डिजाइन क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम से कम स्ट्रेस दे, उसे हम क्या कहेंगे, एर्गोनॉमिक्स डिजाइन। ठीक है जी। तो एर्गोनॉमिक्स साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटिंग इक्विपमेंट का ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं और उसको फिर मिनिमाइज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन प्रपोज करते रहते हैं। तो जो हम लोग आमतौर पर कीबोर्ड यूज करते हैं वो एर्गोनॉमिक डिजाइन नहीं है, वो नॉर्मल डिजाइन है, सिंपल डिजाइन है। लेकिन इस टाइप के कीबोर्ड्स जो बनाए होते हैं, ये देखें हाथ का ये जो एरिया है, ये इसलिए है कि हाथों के ऊपर जो पाम्स है, पाम्स जो है, पाम्स को यहाँ पे रेस्ट दे सकें आसानी से। तो मतलब ये ह्यूमन बॉडी के लिए जरा लेस स्ट्रेसफुल होते हैं, कम स्ट्रेसफुल होते हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम स्ट्रेस आता है अगर हम एर्गोनॉमिक्स डिजाइन वाली प्रोडक्ट्स को हम जो है यूज करते हैं, या एर्गोनॉमिक डिजाइन वाले कीबोर्ड को हम यूज करते हैं। ठीक है, लो जी, एर्गोनॉमिक डिजाइन का भी पता चल गया। उसके बाद टच स्क्रीन एंड टच पैड, ये भी आप खुद पढ़ेंगे। हम लोग जो है टच स्क्रीन को, टच पैड को तो आप लोग अक्सर यूज करते हैं, ये जो आप मोबाइल के अंदर, ठीक है, ये टॉपिक भी खुद पढ़ेंगे। अच्छा जी, चलें, आज के लिए इतना ही काफी है। 2 मिनट में क्वेश्चंस पूछ लें। ठीक है जी, टाइम हमारा हो गया, 2 मिनट में दूंगा, क्वेश्चंस पूछ लें। क्वेश्चन, अच्छा जी, सर जरा काइंडली।
अच्छा जी, मैं कोशिश करूंगा जिन्होंने पहले क्वेश्चन नहीं पूछा वो पूछ लें। जी अरसलान, अरसलान कोई क्वेश्चन पूछेंगे? सर ये जो रैम में आपने बताया कि ये वोल्टाइल मेमोरी है और इसमें जो कंटेंट वगैरह होते हैं सर वो इरेज हो जाते हैं। जी सर वो इरेज टेम्परेरी तौर पर होते हैं, परमानेंटली हो नहीं जाते नहीं, परमानेंटली इरेज हो जाते हैं। वो रैम का देखे ना सर, जरा इसको, हाँ जी वो परमानेंटली बेटा इरेज हो जाते हैं। हाँ जी, हैं? टेम्परेरी रैम है ही टेम्परेरी मेमोरी, उसमें परमानेंटली डाटा रहता ही नहीं है। अच्छा जी, ओके। एक मिनट, जवेरिया कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं वो पूछ लें, उसके बाद उसामा को टाइम देते हैं। जी सर ये जो कैशे मेमोरी है, मेमोरी कैशे है, जी ये डिवाइस की फॉर्म में भी हो सकती है? हाँ, ये होती ही डिवाइस है। मैंने आपको तीनों कहा कि वो जो तीनों है वो फिजिकल मेमोरी है। प्रोसेसर कैशे भी फिजिकल मेमोरी है, वो प्रोसेसर में होगी, और मेमोरी कैशे जो है वो भी वो मेमोरी के करीब होगी, रैम के करीब होगी, और जो डिस्क कैशे है वो डिस्क के अंदर एक छोटी सी डिवाइस होगी, अंदर ही लगी हुई होगी। लेकिन जो ब्राउजर कैशे सिर्फ मैंने आपको कहा वो लॉजिकल है, वो फिजिकल नहीं है। यानी फिजिकली कोई, क्योंकि कंप्यूटर का ब्राउजर खुद फिजिकल कोई चीज नहीं है, इसलिए वो फिजिकल कैशे भी रैम का ही एक पोर्शन होता है जो कि ब्राउजर कैशे के तौर पर यूज हो जाता है। जी एक मिनट, अब उसामा क्वेश्चन पूछ लें और फिर एंड करते हैं। जी उसामा, उसामा आपका माइक इस वक्त ऑन है, एक मिनट। सर आपने कहा कि मेमोरी कैशे है वो प्रोसेसर कैशे से ज्यादा फास्ट होती है, ऐसा क्यों है सर? हालांकि जो नहीं प्रोसेसर नहीं, कैशे है मेमोरी वो के तो नहीं प्रोसेसर के नहीं नहीं अंदर नहीं, अंदर ये होती नहीं, है। ये नहीं मैंने कहा बेटा। प्रोसेसर कैशे जो होती है वो फास्ट होती है। ओके ओके ठीक। हाँ जी, प्रोसेसर कैशे फास्ट होती है। सबसे फास्ट प्रोसेसर कैशे, उससे फास्ट, उससे कम फास्ट मेमोरी कैशे, उससे कम फास्ट डिस्क कैशे। क्योंकि प्रोसेसर ही तो है ना जहां पे हमें सबसे ज्यादा स्पीड रिक्वायर होती है ना जी। यस सर। एक पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे फास्ट प्रोसेसर, उससे कम फास्ट रैम, उससे कम फास्ट जो है वो हार्ड डिस्क। ठीक है, ओके सर। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज सर। इसको तो बस क्लोज ही करना है। जी ठीक है, नो कर दें, नो कर दें। वहां होगा मेरा ख्याल, स्टॉप शेयर में तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।